देह्यै नमः। रूपम देहि भाग्यम देहि बंधनम छिन्धि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं मोहिनी जागृय स्वाहा। रात का आखिरी प्रहर था। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। झोपड़ी की छत पर टपकती बूंदें किसी पुराने ढोल की तरह एक अजीब बेचैन करने वाली ताल बना रही थी। बाहर सूखे पत्ते भीगकर जमीन से चिपक चुके थे और हवा के हर झोंके के साथ सिसकियों जैसी आवाज निकाल रहे थे। झोपड़ी के भीतर एक पुराना लालटेन टंगा हुआ था। उसकी पीली लौ बार बार कांपती, जैसे बाहर की अंधेरी रात से डर रही हो। उसी डगमगाती रोशनी में देशराज और कोयली पास पास बैठे थे। दोनों चुप थे, ऐसी चुप्पी जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन डर खुद ब खुद बोलने लगता है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। तभी कोयली ने धीमी आवाज में कहा, सुनिए जी, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक बाबा आए हैं। चलो ना हम भी चलते हैं, शायद हमारी दिक्कतों का हल निकल आए। लेकिन देशराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी तरफ खामोशी से देखता रहा। लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ी तपस्या वाले हैं। गांव के कई लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जा रहे हैं। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं होता। आजकल हर कोई खुद को बाबा कहने लगता है। कुछ मंत्र सीख लिए और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन इस बार बातें सच लगती हैं। शिव प्रताप के घर की हालत आपने देखी ही थी। दोनों कई सालों से परेशान थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जड़ी दी, अब उसकी पत्नी पेट से है और पहले से बहुत बेहतर है। तभी बाहर जोर से बिजली कड़की। उसकी तेज चमक ने झोपड़ी की दीवारों को पल भर के लिए उजाले से नहा दिया। उस एक क्षण में सब कुछ साफ दिखाई दिया और अगले ही पल अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना हो गया। लवकुश के घर का हाल भी बदल गया है। लवकुश की गाय तो याद है आपको, उसने दूध देना बंद कर दिया था। बाबा ने मंत्र पढ़कर उसके गले पर लाल धागा बांधा। अब रोज बाल्टियां भर भर कर दूध दे रही है। ऐसी बातें गांव में फैलती रहती हैं। आज है कल भूल जाते हैं। लेकिन तुम भी वहां गई थी क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, मैं गई थी। बहुत सोचने के बाद गई थी। कई बार मन ने मना किया, डर भी लगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि दिल की आवाज को अनसुना नहीं कर पाई। बस एक उम्मीद थी कि शायद वहां जाकर कोई रास्ता दिखाई दे जाए। कब गई थी तुम? मैं तो कल पूरा दिन घर पर ही था, फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। जिस दिन आप खेतों पर गए थे उसी दिन गई थी। सोचा बिना आपको बताए चली जाऊं तो ठीक रहेगा। कहीं आपने मना कर दिया और मेरे मन की बात अधूरी ही न रह जाए। वहां जाकर तुमने बाबा से क्या कहा था? क्या तुमने सिर्फ अपनी परेशानियां रखी थी या फिर दिल में जमा डर और उम्मीद दोनों को उनके सामने बिना झिझक खोल दिया था? मैंने बस अपने घर की हालत बताई। बाबा ने कहा, तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा बंद है, लेकिन अगर एक रात अकेले जंगल में रात गुजारी जाए और एक बलिदान दिया जाए तो उसके बाद किस्मत का दरवाज़ा खुल सकता है। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। मन मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ऐसे दावों में अक्सर सच्चाई से ज़्यादा छल छुपा होता है। मैं भी डर गई थी, बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जाग उठी। सोचने लगी कि हम कब तक ऐसे ही हालात के सहारे जीते रहेंगे, कब तक किस्मत से समझौता करते रहेंगे। बाहर गिरती बारिश भी अचानक थम सी गई थी। छत से टपकती बूंदों की आवाज एकाएक रुक गई और पेड़ों से टकराकर बहता पानी भी शांत हो गया। चारों ओर ऐसा गहरा सन्नाटा फैल गया, मानो रात खुद अपने भीतर सिमट आई हो। सब कुछ ठहरा हुआ, स्थिर और अनजाने डर से भरा। मैं इन बाबाओं पर भरोसा नहीं कर सकता। डर दिखाकर लोगों को फंसाते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। मेरी बात मान लो, बस एक रात की ही तो बात है।
क्या पता किस्मत एक बार करवट ले, शायद कोई चमत्कार हो जाए और हमारी जिंदगी का रुका हुआ रास्ता फिर से खुल जाए। नहीं, कोयली मेहनत ही असली पूजा होती है। किसी जंगल, किसी बाबा से किस्मत नहीं बदलती। बस इस बात को यही छोड़ दो। इतना बोलकर देशराज वहां से उठा और झोपड़ी के बाहर आ गया। बारिश बंद हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती और वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाती। देशराज आधी रात में ही खेत की तरफ निकल दिया। उसे कुछ धीमी मगर डरावनी आवाजें भी आ रही थी, मगर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही देशराज अपने खेतों पर पहुंचा, उसका दिल पसीज कर रह गया, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी। आखिर मुझसे कहाँ चूक हो गई? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, फिर भी भगवान मुझसे क्यों रूठे हैं? क्या सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, या सच में कुछ ऐसा भी है जो मेरी समझ से बाहर है? कोयली बाबा के पास चलने के लिए बोल रही है। एक बार जाकर देख लेने में भला हर्जी क्या है? तभी उसके दिल पर जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा। एक पल को सांस रुक सी गई और सीने के भीतर कोई अनजानी आशंका सर उठाने लगी, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। नहीं नहीं, ये सब अंधविश्वास है। जिंदगी भरोसे और मेहनत से चलती है, किसी चमत्कार से नहीं। अगर आज झुक गया तो कल सुध की नजरों में गिर जाऊंगा। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। देशराज वहां से भारी मन और बुझी हुई सोच के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रात की खामोशी के बीच अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रही, जो सन्नाटे में डर का माहौल बना रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई अनदेखी परछाई उसके पीछे चल रही हो। किसी तरह वह घर पहुंचा और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगली सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी के भीतर फैल रही थी। देशराज खाट पर गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे रात की थकान अभी भी उसके शरीर में ठहरी हो। तभी कोयली भारी मन लिए उसके पास आकर बैठ जाती है। सुनिए जी, सूरज सिर पर चढ़ आया है, अब तो उठिए। जाने क्यों आज सुबह से मन बेचैन सा लग रहा है। देशराज ने करवट बदली और बुदबुदाया, थोड़ी देर और सोने दो ना। रात बहुत भारी थी, नींद तो आई ही नहीं। सुबह होते होते तो नींद आई। देशराज कुछ कह रहा था कि तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आए। वे हड़बड़ा कर उठ बैठा। दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। ये आवाज किसकी है? इतनी भारी और अजीब आवाज में कोई आपको बुला रहा है। मेरा तो दिल कांप गया। पता नहीं किसकी आवाज है। चलो एक बार बाहर चलकर देखते हैं। जो भी होगा सामने आ ही जाएगा। देशराज जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा बोझ जैसा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वे ठिठक गया। बाहर कोई अनजान नहीं, बल्कि गांव का जमींदार खड़ा था। सुबह की ठंडी हवा में उसकी मौजूदगी कुछ भारी सी लग रही थी, मानो वह अपने साथ कोई अनकही बात लेकर आया हो। तो आखिर तुम मिल ही गए देशराज। 6 महीने बीत चुके हैं, ना मूलधन लौटाया, ना ब्याज की एक कौड़ी। जब पैसे लेने की बारी आती है तब हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, और जब लौटाने का समय आता है तो जैसे धरती निगल जाती है। जमींदार साहब, मेरी मजबूरी समझिए। हालात मेरे बस में नहीं रहे। कल की बारिश में मेरी फसल भी बर्बाद हो गई। तुम्हारे जैसे सैकड़ों आते हैं मेरे पास, फसल बर्बाद हो या घर खाली हो, लेकिन ब्याज तो हर दिन बढ़ता है। गलती हो गई साहब, पर यकीन मानिए मैंने एक एक पैसा खेत में लगा दिया। जितना कर्ज लिया था सब इसी जमीन में झोंक दिया, लेकिन फसल साथ नहीं दे पाई। इसमें मेरा क्या कसूर? हर दिन का ब्याज अब तुम्हारे मूल से भी ज्यादा हो चुका है। हिसाब तुम्हारे सामने है। क्या समझते हो
मैं यूं ही इंतजार करता रहूंगा। मैं जानता हूँ साहब, मेरी हालत बहुत खराब है, घर में खाने को भी ठीक से नहीं है, लेकिन पैसे मैं लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, तुम्हारी जमीन मेरे नाम करवा ली जाए। यही कानून है और यही हिसाब। नहीं, ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, ये जमीन मेरे लिए सब कुछ है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, तो ये जमीन ही तेरे लिए सब कुछ है, इंसानों से बढ़कर, रिश्तों से ऊपर। तो फिर साफ साफ बता, और कितने दिन चाहिए तुझे? बस 1 हफ्ता, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, एक आखिरी मौका। अगर इस 1 हफ्ते में मैं आपका पैसा ना लौटा पाया तो जो फैसला आप लेंगे उसे मैं बिना सवाल किए मान लूंगा। देशराज के पीछे कोयली चुपचाप खड़ी थी। जमींदार के चेहरे पर उभरता गुस्सा देखकर उसने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। होठ हिले नहीं, पर नजरें बहुत कुछ कह रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उन आंखों से रहम की एक खामोश गुजारिश उतर आई। जमींदार की नजर उस पर पड़ी और पल भर के लिए ठहर गई। कोयली वैसे ही स्थिर खड़ी रही, जैसे उसकी सारी बात उसी एक नजर में सिमट गई हो। तुम्हारी पत्नी को इस हाल में देखकर मैं आज नरमी बरत रहा हूं, उसकी सूरत ने मुझे रोक लिया, नहीं तो फैसला कुछ और होता। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं, 1 हफ्ता पूरा, उससे 1 घंटे ज्यादा नहीं। उसके बाद मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, ब्याज के साथ। अगर एक भी कमी हुई तो फिर कोई दया नहीं होगी। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने जो समय दिया है उसमें मैं पूरा हिसाब चुकाने की कोशिश करूंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जमींदार वहां से तीखी नजरों के साथ चला गया। जमींदार के चले जाते ही झोपड़ी के भीतर फिर वही खामोशी लौट आई। दरवाजे के पास खड़ी कोयली की आंखों में नमी चमक रही थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया हो। उस पल उसकी चुप्पी में एक गहरा दर्द छिपा था, जो आंखों के रास्ते बाहर आ रहा था। वो बस खड़ी रही, नजरें जमीन पर टिकाए, मानो हालात को स्वीकार करने के सिवा उसके पास कोई रास्ता ना हो। देशराज चुपचाप पीछे हटा और धीरे धीरे भीतर आ गया। वो एक खाट पर बैठ गया, सिर झुकाए, जैसे मन में उठती सारी बातें वहीं दबकर रह गई हो। अभी भी चुप ही रहोगे? इतना कुछ हो गया, जिंदगी पूरी तरह उलट पलट हो गई, और फिर भी तुम्हारे होंठ सिले हुए हैं। क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? मैं क्या बोलूं कोयली, जो कहना चाहता था वो हर बार गले में अटक कर रह गया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं बयां कर सकते, बस वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। नहीं, अब और नहीं, बहुत सह लिया मैंने, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज रात ही अघोरी बाबा के पास चलेंगे। अगर कहीं भी कोई रास्ता है तो मैं उसे आजमाए बिना नहीं रह सकती। कोयली, फिर वही बात, तुम जानती हो ना, मैं इन ढोंगी बाबाओं पर भरोसा नहीं करता। डर और उम्मीद के बीच खेलकर जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, उन पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। तुम्हें भरोसा नहीं है या डर लगता है? डर इस बात का कि अगर बाबा ने सच कह दिया, अगर ये साबित हो गया कि तुम्हारी किस्मत वाकई तुमसे रूठी है या मेरी बात सही निकल गई, तो तुम्हारा सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। हालात सामने खड़े हैं और तुम आंखें बंद किए बैठे हो। ये सिर्फ जिद नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम नहीं समझती कोयली, अगर मैं टूट गया ना, तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ सब कुछ बिखर जाएगा। जिन सहारों पर ये जिंदगी टिकी है वो एक एक करके ढह जाएंगे। और अगर तुम इसी तरह अड़े रहे तो शायद सच यही है कि सब कुछ पहले ही टूट चुका है, बस हम उसे मानने से डर रहे हैं। देशराज एकदम से चुप हो गया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह लंबी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है कोयली, अगर यही आखिरी रास्ता है तो ये भी करके देख लेता हूँ। लेकिन याद रखना, आज रात जो भी सामने आएगा उसे झेलने की ताकत हमें दोनों को रखनी होगी।
आखिरकार देशराज ने कोयली की बात मान ही ली। रात जैसे जैसे गहराने लगी, दोनों चुपचाप घर से निकल पड़े और जंगल की ओर बढ़ चले। दिन में जो जंगल हरा भरा, खुला और शांत दिखाई देता था, वही अब रात के अंधेरे में हर कदम पर अलग ही रूप ले रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर रास्ते पर फैल रहे थे और हवा की हल्की हलचल भी अनजानी सी लग रही थी और डरावनी डरावनी आवाजें भी आ रही थी। कोयली देशराज के ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसकी सांसें अब तेज हो चली थी, सीने में धड़कन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, जैसे किसी अनदेखे भरोसे ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दे रहे हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे उसी रोशनी की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, दृश्य साफ होने लगा। एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे एक अघोरी बाबा बैठे थे। उनके शरीर पर काले वस्त्र थे, आंखें बंद थी और होठों से धीमे धीमे कोई रहस्यमय मंत्र निकल रहा था। उनके चारों ओर की हवा तक थमी सी लग रही थी। देशराज और क्वायली दोनों उनके पास आकर रुक गए और बस वहां खड़े रहकर उस दृश्य को देखते रहे, जैसे ये मुलाकात पहले से तय हो। आखिर तुम यहां तक आ ही गए। मुझे पहले से मालूम था कि ये रास्ता तुम्हें यहीं खींच लाएगा। जिस पल तुमने पहला कदम रखा था, उसी पल तुम्हारी मंजिल तय हो चुकी थी। आप हमें कैसे जानते हैं? हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। फिर भी आपकी बातें ऐसे क्यों लग रही हैं जैसे आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हो? नाम जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुम्हारे खेतों की बर्बाद फसल देखी है, तुम्हारी मेहनत की थकान देखी है और वह टूटन भी देखी है जो तुम किसी से कहते नहीं। अगर आप सब जानते हैं तो फिर ये भी बताइए, क्या मेरे हालात कभी बदल सकते हैं या मैं इसी अंधेरे में फंसा रह जाऊंगा? बदलाव तय है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। ये रास्ता छीनता है, तोड़ता है और फिर तब जाकर बहुत कुछ देता है। इतना देता है कि साधक उसे संभल नहीं पाता। डर अब बेकार है, क्योंकि जो होना था वो शुरू हो चुका है। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा। बस इतना बता दीजिए, मुझे क्या करना होगा? जो कहूं वही करना होगा, बिना सवाल किए हुए, बिना पीछे देखे। कल की रात यहां लौटना। अकेले कोई साथ नहीं आएगा, तुम्हारी पत्नी भी नहीं। लेकिन इतनी सख्ती क्यों? अगर किसी को साथ लाए तो ये साधना व्यर्थ हो जाएगी। ये रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी हुई है और रूठी हुई किस्मत को मनाने वही जा सकता है जिससे वह नाराज है। अगर मैं एक पल के लिए भी डगमगा गया, अगर मेरे कदम जरा से भी लड़खड़ा गए, तो सब कुछ यहीं इसी जगह खत्म हो जाएगा या कोई दूसरा मौका मिलेगा दोबारा से शुरू करने के लिए। ज्यादा सवाल मत कर, अब घर लौट जाओ। आज चैन से सोने की कोशिश करना, क्योंकि कल की रात तुम्हारे जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली है। अघोरी की बात सुनते ही देशराज सन्न रह गया, रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास सवाल बहुत थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। भारी कदमों से वो चुपचाप उठा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई और घर की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसका पीछा कर रहा हो और वह जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहां से लौटना अब मुमकिन नहीं। उस रात देशराज को नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो अघोरी का चेहरा सामने उभर आता और कानों में वही भारी आवाज गूंजने लगती। घर की दीवारें भी उसे घूरती हुई सी लग रही थी। आधी रात को अचानक नींद खुली तो लगा जैसे कोई उसका नाम फुसफुसाकर पुकार रहा हो। दिल बुरी तरह धड़क उठा। उसी पल
उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो वह दोबारा उसी बाबा के पास जाएगा, क्योंकि डर से भागना अब मुमकिन नहीं था और जवाब वहीं कहीं उसका इंतजार कर रहे थे। अंधेरी घड़ी में देशराज एक बार फिर उसी अघोरी बाबा के पास आ पहुंचा। इस बार उसके साथ कोई नहीं था, ना कोयली ना कोई और। चारों ओर रूह को कंपा देने वाली आवाजें आ रही थी। अघोरी बाबा को लेकर उसके मन में अब भी संकोच था, पर हालात ऐसे थे कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे कहते हैं, ना डूबते को तिनके का सहारा। देशराज उसी सहारे की तलाश में यहां तक आया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाबा के सामने जाकर बैठ गया। कुछ पलों तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, जो सांसों के साथ भीतर उतर रही थी, मानो उस सन्नाटे में कोई पुरानी कहानी दोहरा रही हो। देशराज चुपचाप बैठा रहा, निगाहें झुकी हुई, भीतर उठते सवालों को संभालता हुआ। मुझे यकीन था कि तू लौटेगा। तेरे भीतर अब भी डर है, लेकिन अब पीछे जाने का रास्ता नहीं रहा। मुझे पता है कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आया हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। देशराज की बातों में उसकी मजबूरी साफ झलक रही थी। आवाज कांप रही थी, जैसे हर शब्द किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबा हो। जो होने जा रहा है वह कोई साधारण साधना नहीं है, यह मोहिनी साधना है। ऐसी साधना जिसमें एक पल की चूक साधक को भीतर तक तोड़ सकती है। मोहिनी, क्या ये किसी देवी की पूजा है या किसी स्त्री की, या फिर ऐसी शक्ति है जो इंसानी रूप में सामने आती है और जिसे पहचानना सबसे कठिन होता है? ये ना पूरी तरह देवी है, ना साधारण स्त्री। ये शक्ति है जिसमें रूप भी है, मोह भी और विनाश भी। जो इसे साध लेता है उसकी किस्मत पलट सकती है, लेकिन ये साधना कीमत मांगती है। मैंने जिंदगी भर मेहनत की, फिर भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। मुझे लगता था मेहनत से सब मिलता है, लेकिन अब नसीब को भी देख लेता हूँ। अब समय आ गया है नसीब को मजबूर करने का। देशराज किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे साधना करके बदलना पड़ता है। तो फिर देर मत कीजिए, साफ साफ बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं हर शर्त के लिए तैयार हूँ। तुझे पूरी रात इसी स्थान पर बैठकर जाप करना होगा। मैं तुझे एक मंत्र दूंगा। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले यह साधना पूरी होनी चाहिए। और अगर मुझसे जरा से भी चूक हो गई, अगर एक पल के लिए भी मेरा ध्यान भटक गया, तो क्या होगा? तो केवल तेरा अंत नहीं होगा। जो भी तुझसे जुड़े हैं, जिनसे तेरा नाता है, जिनकी सांसें तेरी सांसों से बंधी है, वे भी इस मूल्य से नहीं बच पाएंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे इसकी कीमत मेरी सांसों से चुकानी पड़े। अगर यही रास्ता मेरे नसीब को बदल सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो होना है आज की रात ही हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, साधना से दिया जाता है। अगर तेरे मन में जरा सा भी डर बाकी है, अगर अभी भी दिल कांपता है, तो यही वक्त है, अभी लौट जा। नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं आधे रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। या तो सब बदलेगा या फिर सब यहीं खत्म हो जाएगा। अब अघोरी उसे वह मंत्र देने वाला था जिससे मोहिनी को साधा जाता था। एक ऐसा मंत्र जिसे सुनना ही साधक की परीक्षा होता है। कहा जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवा का रुख बदल जाता है और जो शक्ति अब तक अदृश्य थी वह जाग उठती है। ओम ह्रीं मोहिन्ये नमः। रूपम देहि भाग्यम देहि बंधनम छिन्हि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं मोहिनी जागरे स्वाहा। इस मंत्र का एक भी शब्द अगर टूटा, एक भी स्वर अगर डगमगाया, तो समझ लेना सब कुछ टूट जाएगा। अब बैठ जा, आंखें बंद कर ले। आज की रात तुझे परखेगी, तुझे पहचानेगी और तेरी मनसा तय करेगी। देशराज को मंत्र देकर
अघोरी वहां से चला गया। देशराज ने कांपती सांसों के बीच बहुत धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए मंत्र को दोहराना शुरू किया। हर शब्द उसके होठों से नहीं, बल्कि जैसे उसकी आत्मा से निकल रहा था। और अंधेरे में जो कुछ थी, जो उस जप को ध्यान से सुन रहा थी, ओम मोहिन्ये नमः रूपम देहि भाग्यम देहि दुखम हर सौभाग्यम कुरु। ओम ह्रीं ह्रीं मोहिनी जागृहि स्वाहा। ओम मोहिन्ये नमः रूपम देहि भाग्यम देहि दुखम हर सौभाग्यम कुरु। ओम ह्रीं ह्रीं मोहिनी जागृहि स्वाहा। देशराज उस मोहिनी मंत्र को पूरी शिद्दत और एकाग्रता के साथ लगातार दोहराए जा रहा था। हर जप के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले घने बादल इस तरह छा गए जैसे रात दिन को निकल रही हो। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों ओर अजीब सी गूंज फैल गई। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, इतनी तेज कि उसकी गड़गड़ाहट से देशराज के भीतर तक झटका लग गया। उसी आवाज के साथ उसकी बंद आंखें अपने आप खुल गईं। सामने का नजारा देखकर वह एक पल के लिए सन्न रह गया। सांस जैसे अटक सी गई, क्योंकि जिसकी साधना वो कर रहा था, जिसकी उपस्थिति को अब तक केवल महसूस कर रहा था, वह उसके ठीक सामने खड़ी थी। मोहिनी, तुमने मुझे पुकारा है। आज की इस रात, इस अंधेरे और तूफान के बीच, इतने विश्वास और जिद के साथ कोई यूं ही नहीं बुलाता। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम कौन हो और इस काली अंधेरी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी साधना ने यहाँ खींच लाया। अकेले में तुम्हारे मन की पुकार, तुम्हारा डर और तुम्हारी चाह, सबने मुझे बुलाया है। मेरा नाम मोहिनी है। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। मैं हूँ ही ऐसी, जो भी मुझे देखता है उसे ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हारी थकान, तुम्हारी हार और वो टूटन जो तुम किसी को दिखाते नहीं। अब बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मेरी परेशानियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। जितनी मेहनत करता हूँ, उतनी ही जिंदगी दूर भागती जाती है। मैं तुम्हें इस हालत से बाहर निकाल सकती हूँ। पूरी तरह तुम्हारी गरीबी, तंगी, अपमान सब कुछ मिटा सकती हूँ। सफलता, सुख और वो सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तुम्हें अब तक कमी रही है। और इसके बदले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कृपया अपनी शर्त साफ साफ बता दो। ऐसी शर्त जिसे मैं पूरी निष्ठा और सावधानी से निभा सकूं, बिना किसी भूल या बहाने के। आज से तुम सिर्फ मेरे होगे, मन से भी और शरीर से भी। किसी और स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, ना चाहा ना लगाव। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। अगर मेरे से अनजाने के कोई गलती हो जाए तो, और तुम्हें दिया हुआ वचन टूट गया, अगर तुमने यह वचन तोड़ा तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। याद रखना, जो मुझे पा लेता है वो मुझे खोने की कीमत नहीं चुका पाता। यह वचन एक बार दिया गया तो समय भी पीछे नहीं मुड़ता। जब मैं देती हूँ तो अथाह देती हूँ, लेकिन जब भी लेती हूँ तब पूरा लेती हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है। मोहिनी की बात सुनकर देशराज के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर देशराज मोहिनी की तरफ देखा। मोहिनी का चेहरा ऐसी चमक थी जो पहली नजर में ही ठहर जाने को मजबूर कर दे। कुछ क्षणों के लिए देशराज अपने आसपास का होश खो बैठा, जैसे विचारों की गति अचानक थम गई हो। सीने के भीतर एक हलचल उठी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो क्या सच में सब बदल जाएगा? मुझे डर है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो जाओ, घर जाओ। सुबह तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देशराज बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चल दिया।
और भारी कदमों से घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में अजीब सी खामोशी और अनकहा डर साथ साथ चलता रहा। घर पहुंचकर सीधे चारपाई पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी नींद नहीं आई, जैसे अंधेरे में कोई जगता हुआ सच उसके पास ही बैठा हो। अगली सुबह देशराज देर से ज्यादा आंख खुलते ही वह उठ बैठा और झोपड़ी पर नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था, पुराना और खाली, मगर जैसे ही उसने बाहर देखा वो स्तब्ध रह गया। कल तक बारिश से बर्बाद खेत आज हरियाली से लहलहा रहे थे, मानो रात ने चुपचाप कोई चमत्कार कर दिया हो। उसकी सांस थम गई। क्या यह सच था या उसकी तकदीर का पहला रहस्य? आप जाग गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बाहर चलिए ना, जरा देखिए, रातों रात सब बदल गया है। कल तक जो खेत पानी में डूबे थे आज फिर से हरियाली से भर गए हैं। ऐसा चमत्कार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। कोयली खुशी से देशराज की ओर दौड़ी। आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसे आते देख देशराज एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे की गंभीरता ने उस पल की खुशी रोक दी। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए, जैसे भीतर कोई और ही बात उमड़ रही हो। रुको, वहीं रुको, मेरे पास मत आओ। पर मैंने तो बस अपनी खुशी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना, अंदर जाओ। अभी मुझे बाहर कुछ बहुत जरूरी काम है। इस वक्त मैं किसी से बात नहीं कर सकता। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपको अचानक क्या हो गया है? क्या मैंने कोई गलती कर दी या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अभी सवाल मत करो, जो कहा है बस वही करो। मेरे मन में बहुत कुछ उलझा हुआ है। मैं अभी किसी को कुछ समझाने की हालत में नहीं हूँ। तुम्हारा पास आना मेरे लिए चीजें और मुश्किल कर देगा, इसीलिए जो कह रहा हूँ उसी में भलाई है। मैं अभी जमींदार से मिलकर आता हूँ और उसके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सब मुझे जल्दी में करना है, इसीलिए तुम अंदर ही रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनते ही कोयली का चेहरा बुझ गया और वो बिना कुछ कहे लौट गई। आंखों में छिपी चोट साफ झलक रही थी। उसके जाते ही खामोशी छा गई। तभी देशराज की नजर सामने गई। कुछ दूरी पर मोहिनी खड़ी थी, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए। देशराज की नजरें उससे मिली। देशराज ने एक कमजोर मुस्कान दी और आगे बढ़ गया, मगर दिल में उम्मीद के साथ एक अनजाना डर भी घर कर चुका था। रास्ते में लोगों की धीमी फुसफुसाहटें माहौल को और गहरा कर रही थी, जैसे हर कोई सवाल उठा रहा था। माहौल में अजीब सी हलचल थी, जहां एक और राहत महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी ओर अनजानी सनसनी भी हवा में तैर रही थी। आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? सबके चेहरों पर एक साथ हैरानी भी दिख रही है और अजीब सा सुकून भी। आखिर बात क्या है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। देशराज आज सुबह एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली खबर मिली है। कैसी खबर? ऐसी क्या बात हो गई जो पूरे गांव में इतनी हलचल मचा रही है? कल रात जमींदार अपने घर में सोया था। सुबह जब उसके नौकर ने दरवाजा खोला तो वो बिस्तर पर ही मरा पड़ा था। मरा हुआ? लेकिन अभी 2 दिन पहले तो वो एकदम ठीक थे। मेरे घर पर आए थे पैसे मांगने के लिए। कल तक सही सलामत थे, लेकिन आज की रात ही ये सब हुआ है। शरीर की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके हाथ पैर जकड़ दिए हो। ना कोई चीख, ना कोई हलचल। उसका कोई अपना तो था नहीं। तो फिर गांव का कर्ज उसका क्या होगा? क्या अब उसका हिसाब भी यही खत्म हो गया? बस वही तो बात है। ना कोई परिवार, ना कोई वारिस। अब सब यही कह रहे हैं कि उसका सारा हिसाब यही खत्म हो गया। लगता है अब सब माफ हो जाएगा। मौत भले ही दुख है, लेकिन हमारे लिए
तो जैसे सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। सच कहें तो दिल में अजीब सी रारत है। भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन आज पहली बार सांस खोल कर ली है। रातों रात इतना बड़ा बदलावा। देशराज के चेहरे पर हैरानी और हल्का भय एक साथ उभर आया। वह कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे भीतर उठते विचारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजर सामने गई। पेड़ की गहरी छाया में मोहिनी खड़ी थी, होठों पर ऐसी मुस्कान जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे देखते ही देशराज का सीना भारी हो गया। एक अनजाना डर भीतर सरक आया। पल भर को उसे लगा कि उसकी जिंदगी के फैसले अब उसके हाथ में नहीं रहे। अगले ही क्षण वो खुद को संभाल लेता है। वो जान चुका था कि ये सब उसकी साधना का परिणाम है। उसका भाग्य बदल चुका था। बंद रास्ते अपने आप खुलने लगे थे और लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। लेकिन इसी बदलते सम्मान के साथ उसके भीतर एक गहरा खालीपन भी जन्म ले रहा था। देशराज और कोयली के बीच एक अनकही दूरी पनपने लगी। घर में अब शब्दों की जगह खामोशी रहने लगी। रातें अलग अलग बीतने लगी। कोयली भीतर से और अकेली होती चली गई। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की चमक बाकी थी। उसी उम्मीद के सहारे उसने मन में ठान लिया, आज वो देशराज से बात करेगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाएगी। हमारे बीच की यह चुप्पी मुझे हर दिन भीतर से तोड़ रही है। लोग उन्हें बड़े आदमी के रूप में देखते हैं, मगर मेरे लिए वो अब अजनबी होते जा रहे हैं। ना बात ना नजर, जैसे पास होकर भी बहुत दूर हो। अगर यह सब पाने की कीमत उन्हें खोना है तो इसका मतलब ही क्या रहा। आज उनसे बात करनी होगी, चाहे सच करवा ही क्यों ना हो। मैं उसकी पत्नी हूँ, पराई नहीं। अगर आज भी चुप रही तो शायद कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमरे का दरवाजा धीमी सी चरमराहट के साथ खुला और थका हारा देशराज भीतर आ गया। उसके कदम भारी थे, जैसे दिन ने उसे पूरी तरह निचोड़ लिया हो। वह कपड़े बदलने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से दो कोमल हाथ आकर उसके सीने पर ठहर गए। क्षण भर को उसकी सांस अटक गई। होठों पर अनायास मुस्कान उभर आई और मन में वही जाना पहचाना चेहरा खौंद गया। मोहिनी। उसने उन हाथों को थाम लिया, हल्के से होठों से छुआ और धीरे धीरे पलटकर पीछे देखने लगा। लेकिन सामने का दृश्य देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे समय वहीं जम गया हो। वह मोहिनी नहीं थी, कोयली थी। उस पल देशराज को पहली बार महसूस हुआ कि उसने अनजाने में कितनी दूरियां खड़ी कर दी है। कोयली की आंखों में उम्मीद और पीड़ा एक साथ ठहरी थी और कमरे की खामोशी उन दोनों के बीच भारी होकर फैल गई। मैंने साफ कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, फिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? हर बार वही गलती क्यों दोहराती हो? मैं बस बात करना चाहती थी, सिर्फ एक बार, बिना झगड़े के, बिना सवालों के। मैंने मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गई। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? कब तक चुप रहती? हर बार मुझे दूर भेज देना ही क्या तुम्हारा जवाब है? क्या यही सब कुछ ठीक करने का तरीका है? मैं जिस हालत में हूँ उसमें तुम्हारा पास आना ठीक नहीं है। तुम मेरी उलझन और बढ़ा दोगी। तो क्या अब मैं भी तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, जिसे हर बार टाल देना आसान है? मैंने कहा था दूर रहो। क्या तुम पागल हो गई हो जो मेरी बातों को इतनी हल्के में ले रही हो? अगर सवाल करना पागलपन है तो हाँ, शायद मैं पागल ही हो गई हूँ, क्योंकि चुप रहना अब मुझसे नहीं होता। देशराज की बातों ने कोयली को वहीं थाम लिया। वह पल भर के लिए सुन रह गई। आंखों में गहरी चोट और कई अनकहे सवाल थे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। होठ हिले पर आवाज नहीं निकली। उसी चुप्पी में उसका दर्द साफ झलक रहा था। पहली बार उसे लगा
कि देशराज उससे बहुत दूर खड़ा है, जबकि वो सामने ही था। लेकिन मोहिनी ये सब देख रही थी, आंखों में ठंडी खतरनाक चमक और होंठों पर धीमी मुस्कान। एक ही क्षण में वो कोयली के पीछे पहुंची। मोहिनी ने कोयली का शरीर जैसे हवा में उठा दिया और अपनी अंगारों सी लाल आंखों से पल भर में भस्म कर दिया। सब खत्म हो गया। देशराज की आंखों के सामने दुनिया टूट गई और उसकी चीख गूंज उठी। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने किस शक्ति को अपनी जिंदगी में आने दिया है और उसकी कीमत कितनी भयानक है। ये तुमने क्या कर दिया? एक पल की भूल समझकर मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुमने हद पार कर दी। तुमने उसे मार डाला और मेरे सामने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कहा था ना, किसी और स्त्री से रिश्ता नहीं रखना। मेरी शर्त को हल्के में लिया तुमने। जो मेरा है उस पर किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं। अब इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मेरी पत्नी थी। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम उसका जीवन छीन लो? किस अधिकार से तुमने मेरे सामने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी? हक तुमने ही दिया था। खुद तुमने मुझे बुलाया था। मैं अपनी मर्जी से नहीं थी। जब तुमने खुद को मुझे सौंप दिया तो बाकी सब अपने आप मिट गया। मैंने शक्ति मांगी थी, खून नहीं। अगर मुझसे गलती हुई थी तो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी थी। मुझे लगा तुमने अपना फैसला कर लिया है और वो तुम्हें मुझसे छीनने आई है। जो बीच में आता है वो बचता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब कर डालो, किसी की जिंदगी छीन लो। मतलब यही था। मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकती हूँ और फिर तुम मुझसे पूछते हो कि उसे मारने की जरूरत क्यों पड़ी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। मुझे जवाब चाहिए, अभी इसी वक्त। अब और चुप्पी नहीं, मुझे सच जानना है। हाँ, अब जाओ। अगर जवाब चाहिए तो उसी से पूछो जिसे तुम अभी भी अपने दिल में ढो रहे हो। शायद वही तुम्हें वो सच बताए जिससे तुम भागते रहे हो। इतना कहकर मोहिनी की नजर देशराज पर ठहर गई। उसकी आंखों से निकलती जलती हुई अंगारों ने एक ही पल में उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में देशराज राख में बदल गया। जीत पूरी होने से पहले उसी क्षण सारा खेल समाप्त हो गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई दूसरा मौका। जिस शक्ति को सहारा समझकर उसने अपनाया था वही उसकी विनाश बन गई। बिना किसी बाहरी दुश्मन के देशराज ने अपनी ही लालसा और अंधे विश्वास के कारण अपनी जान भी गंवाई और अपनी पत्नी को भी खो दिया। चारों ओर सिर्फ राख, सन्नाटा और एक अधूरी कहानी रह गई। जो शक्ति शॉर्टकट देती है वह अक्सर सबसे बड़ी कीमत मांगती है। जो अपने रिश्तों से मुंह मोड़ता है अंत में वह सब कुछ खो देता है।